नमस्कार साथियों, मैं निखिल आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। मुझे किसी चैनल को सब्सक्राइब करना है तो मैं उस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करूंगा? तो पहले हम इसका जवाब देते हैं और फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे इस चैनल पर आपको पहली बात तो ये कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, प्रयास किया जाएगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दिया जाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये हमारा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा आपके एग्जाम के लिए वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि अभी चैनल हमारा ग्रो हो रहा है, अभी हमने चैनल शुरू किया है तो अभी हम फ्री में सारा कंटेंट दे रहे हैं, उसके बाद ये वीडियोस पेड कर दी जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस चैनल के थ्रू जितना भी कंटेंट दिया जाएगा आपको, जिस भी सब्जेक्ट का कंटेंट दिया जाएगा उस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इस चैनल के द्वारा दिए जाने वाले कंटेंट की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो आप पेड कोर्स, किसी भी पेड कोर्स से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर दिए जाने वाले कंटेंट का कंपेरिजन कर लेना। किसी भी चीज़ में हमारा कंटेंट पेड कोर्स से पीछे नहीं होगा, यानी कि जितना भी कंटेंट दिया जाएगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन होगा। ठीक है, भी एक दिन भी ऐसा सिंगल डे भी ऐसा इसमें नहीं आने वाला कि आपको ऐसा लगे कि हमने कुछ चीज़ें पेड कर दी। जितना भी कंटेंट दिया जाएगा, जितना हमारे बस की हम उतना कोशिश करेंगे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा सब कुछ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर हम इस चैनल पे और क्या है, और दूसरी बात है इन्फॉर्मेशनल वीडियो में ऐसा नहीं होगा कि मैं बहुत इधर उधर की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देने वाला हूँ। केवल देखिए, कोई भी अगर वैकेंसीज आउट होंगी यानी कोई भी फॉर्म निकलते हैं तो उस फॉर्म से रिलेटेड, भाई जैसे CHSL का मैंने सोचा था लेकिन हम उसमें थोड़ा सा लेट हो गए थे, इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। तो जो भी वैकेंसीज आएंगी उसकी कंप्लीट एनालिसिस आपको इस चैनल के थ्रू मिलेगा। कंप्लीट एनालिसिस का मतलब है कि उसका क्या सिलेबस होता है, उसके थ्रू आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी और उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। कहने का मतलब है इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको आपके एग्जाम के लिए मैं स्ट्रेटेजी भी जरूर शेयर करूंगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किन बुक्स से पढ़ना है और किस नोट्स से पढ़ना है। हमारे द्वारा जो आपको कंटेंट दिया जाएगा वो आपको कहाँ तक आपके लिए बेनिफिशियल होगा और हमारे कंटेंट के अलावा भी आपको दूसरे चैनल से और क्या पढ़ना है, वो सभी चीज़ें मैं इस चैनल के थ्रू आपको देने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि चैनल, और देखिए सबसे लास्ट बात और इम्पोर्टेंट बात कि आपको पता होगा कि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। कभी भी किसी भी चैनल से जुड़ने के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपकी कोई पेमेंट नहीं जाने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हो। इसीलिए एक बार सब्सक्राइब करें और कंटेंट को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें कि कंटेंट बेहतर है या नहीं है। अगर आपको लगे हाँ कंटेंट भी अच्छा है और हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप जुड़े रहें चैनल से। अदरवाइज आप क्विट कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार चैनल से जुड़ गए तो आप क्विट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो माफ़ी चाहते हैं भाई, आपकी जो है 4 से 5 मिनट हमने बिगाड़ दी होंगी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो की क्वालिटी कुछ डाउन है और दिन से लग रहा है मुझे, पता नहीं ऐसा क्यों है। मैंने भी बहुत बार सेटअप को चेक कर लिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आई क्या एरर है, किस वजह से आज वीडियो की क्वालिटी में मुझे कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमने अरिथमेटिक शुरू किया हुआ है और अभी अरिथमेटिक में केवल हमने परसेंटेज कंप्लीट किया है और दूसरा हमने रेशो प्रोपोर्शन किया। और उसमें मैंने देखिए क्वेश्चंस को करने के तरीके आपको बताएं कि आप कैसे ट्रिकी मेथड होते हैं, कैसे बेसिक्स मेथड होते हैं और कैसे ऑप्शनल मेथड से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है यदि आप एग्जाम में सक्सेस होना चाहते हैं या फिर 100% मार्क्स अपने मैथ्स रीजनिंग वगैरह में पाना चाहते हैं। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इन सब्जेक्ट्स की थोड़ा सा बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ठीक, मेरा मानना ये है। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज आपको पता है कि मिक्सचर एलिगेशन चल रहा है। मिक्सचर एलिगेशन में मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन के कुल 11 टाइप कराने वाला हूँ। 11 टाइप में से 5वें टाइप पर हम थे, 5 टाइप 5th के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा भी दिए थे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज पहले टाइप 5th के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर देखते हैं जहाँ तक भी हम आज टाइप पढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि भाई ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो होगी और इससे बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे और आपका मिक्सचर एलिगेशन कंप्लीट फाइनल कर दिया जाएगा, जो कि एग्जाम के रिलेवेंट सफिशिएंट है। देखिए, होने को तो कंप्लीट कुछ नहीं होता लेकिन एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप केवल ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो किन वजहों से आप अभी पीछे हैं, किन कमियों को आपको ध्यान देना है,
किन चीज़ों को अभी आपको और करना है जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम में सक्सेस हो सकें। ठीक है, एक वीडियो हम उसके जल्दी ही उसके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है टाइप 5 का, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, खुद से करने की कोशिश करनी है, उसके बाद अपना सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है, चलिए। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश एवं कबूतर हैं। यदि उनके सिर गिने तो 200 हैं और उनके पैर गिने तो 580 हैं, तो ज्ञात करो कि कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। फिलहाल हम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे हैं, तो पहले मिक्सचर एलिगेशन का मेथड बता देता हूँ कि मिक्सचर एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए, वो कह रहा कुछ खरगोश और कबूतर। अगर हम खरगोश के पैरों की बात करें तो खरगोश के पैर होते हैं 4, ठीक है जी। और अगर कबूतर के पैरों की बात करें तो कबूतर के पैर कितने होते हैं? 2। खरगोश के पैर कितने? 4 और कबूतर के पैर कितने? 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, औसतन पैर निकालेंगे, ऑन एन एवरेज पैर कितने हैं प्रत्येक जानवर के। अब देखिए वो कैसे पता चलेगा, कुल पैर कितने दे रखे हैं? 580, और कुल जानवर कितने दे रखे हैं? जानवर यानी कि सिर से पता चल जाएगा कितने जानवर हैं, क्योंकि एक देखिए पैरों में विविधता है लेकिन सिर में नहीं है। वर्तमान में जो आपका वर्तमान दौर चल रहा है इसमें एक जानवर या एक व्यक्ति के पास एक ही सिर है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या मानेंगे कि 580 तो पैर दिए हुए हैं और 200 उसने सिर दिए हुए हैं, तो मैं मानूंगा कि कुल जानवर कितने हैं? 200, ठीक। जब मैं इसे सोल्व करने लगूंगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 29 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 2.9। ऑन एन एवरेज पैर, औसतन प्रत्येक जानवर पर कितने पैर हैं? 2.9 पैर, ठीक। ये ऑन एन एवरेज निकाला, कभी सोचो ऐसा कैसा हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे आ गया 2.9। अब इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 1.1 और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 0.9। तो दशमलव से यहाँ दशमलव खत्म हो जाएगा, यहाँ पर अनुपात बन जाएगा 9:11। इसका मतलब क्या है 9:11 का? 9:11 का मतलब ये है कि जो 4 पैर वाला है उसकी संख्या यदि 9 है तो 2 पैर वाले की संख्या कितनी है? 11, ठीक। अब हमें कुल संख्या कितनी दे रखी है? कुल संख्या दे रखी है 200। अब जिसकी भी वो संख्या पूछेगा, जैसा उसने हमसे पूछी है कि खरगोश और कितने कबूतर हैं, दोनों की पूछी है, तो मैं आपको बताता हूँ जिसकी संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए अगर हमें खरगोश की निकालनी है, खरगोश ये तो थे 4 पैर वाले, तो इनका रेशियो कितना आया? 9। तो हमें जिसकी संख्या निकालनी है उससे गुणा करो, गुणा 9 बटे अनुपात 11 और 9 कितना हो गया? 20। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना आ गया? 90। इसका मतलब खरगोश कितने हो गए? खरगोश आ गए आपके 90। और ऐसे ही जब मैं निकालूंगा कबूतर तो मैं क्या करूँगा? 200 गुणा जिसकी संख्या यानी कबूतरों की संख्या निकालनी, कबूतर 2 पैर वाले होते हैं और इनका अनुपात कितना है? 11। तो उससे मैं गुणा करूंगा, गुणा 11 बटे अनुपात 11 9 कितना हो गया? 20। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 110। इसका मतलब 200 में से 90 क्या है? खरगोश हैं और 110 क्या है? कबूतर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला मेथड जो मैंने आपको क्वेश्चन को करने का बताया ये एलिगेशन मेथड है, एलिगेशन मेथड है। और हम एलिगेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने पहले ये इस मेथड से आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि और हम और भी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। सिरों की संख्या उसने दी हुई है 200, कि सिर कितने हैं? 200, और पैरों की संख्या कितनी दी हुई है? 580, ठीक है। यानी कि 200 जानवर हैं और कुल पैर 580 हैं। अब उनमें कुल कुछ जो जानवर हैं वो 2 पैर वाले हैं और कुछ जानवर 4 पैर वाले हैं। तो जो 2 पैर वाले जानवर हैं, मैंने क्या करा, सभी को उन 2 पैर वालों को भी 2 पैर अपने पास से एक्स्ट्रा दे दिए, एक्स्ट्रा 2 पैर दे दिए कि भाई तुम्हारे पास 2 पैर वाले। देखिए मैंने क्या करा, ध्यान से समझिए कि कुछ 2 पैर वाले हैं और कुछ हैं 4 पैर वाले। तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि जो 4 पैरों वाले हैं ना उन्हें तो एक कैटेगरी में कर लिया, 2 पैर वालों को एक कैटेगरी में कर लिया। अब जो 2 पैर वाले हैं उनसे मैंने बोला भाई तुम्हारे पास 2 पैर नहीं है तो मैं आपको 2 पैर दे देता हूँ। तो ऐसे इस तरीके से कर करके मैंने सभी को 4 पैर वाला बना दिया। तो सभी को 4 पैर वाला बना दिया और जानवर हैं 200, तो कुल पैर कितने होने चाहिए थे? कुल पैर होने चाहिए थे 800, ठीक है। पैर 800 होंगे क्योंकि जब 2 पैर वाले थे जो कबूतर थे उन्हें 2 पैर मैंने फालतू लगा दिए। तो अब देखिए उसने कितने दे रखे? 580। तो अब मुझे पता चल जाएगा मेरे द्वारा कितने पैर बांटे गए, क्योंकि देखिए मेरी वजह से पैर कितने हो गए? यहाँ पे 800 हो गए, लेकिन पैर हैं कितने? 580। तो मेरे द्वारा कितने पैर कबूतरों में लगाए गए? तो मेरे द्वारा कुल 220 पैर कबूतरों में लगाए गए। और प्रत्येक कबूतर को कितने पैर दिए? 2। प्रत्येक कबूतर को 2 पैर दिए। तो मैंने कितने कबूतरों को पैर बांटे? इसका मतलब 110 कबूतरों को मैंने पैर दिए होंगे कि 2 पैर तुम ले लो और सब 4 पैर वाले हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा ये जो संख्या निकल के आएगी ये आएगी 2 पैर वालों की। तो 2 पैर वालों की संख्या कितनी आ गई? यहाँ से 110। और 2 पैर वाले क्या थे? कबूतर। कबूतर 110 हो गए, तो खरगोश कितने बचेंगे? 200 में से 110 घटा दो, 90, ठीक। अब इसी को समझते हैं दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से और देखो एक बार, कुल सिर 200 और कुल पैर 580। अब यहाँ से क्या करना है, अब दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ इसी क्वेश्चन को। मैंने क्या करना है,
देखिए 2 पैर वाले हैं और 4 पैर वाले हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने 2 पैर वाले की कैटेगरी बनाई। तो जिसके भी 4 पैर थे मैंने 2 पैर काट दिए, जिसके भी 4 पैर थे मैंने 2 पैर काट दिए, और सब हो गए 2 पैर वाले। अगर सब 2 पैर वाले होंगे तो 200 दूनी 400, कुल पैर कितने होंगे 400, और पैर हैं कितने वास्तव में 580, जबकि पैर होने कितने चाहिए थे 400, तो कितने पैर कम है 180। इसका मतलब ये समझने की कोशिश करोगे अगर कि थे कितने वो, यहाँ पर मैंने क्या करा, कुछ 4 पैर वाले थे, कुछ 2 पैर वाले थे, तो जो 4 पैर वाले थे उनके मैंने 2 पैर काट के इधर रख लिए और फिर उसकी एंट्री कर दी। सही है, ऐसी जो भी खरगोश आया उसके 2 पैर काट के इधर रख लिए। अब मैंने जितने भी जानवर हैं सब 2 पैर वाले बना दिए, तो 200 जानवर के हिसाब से 200 जानवर 2 पैरों के हिसाब से कुल कितने पैर हो जाएंगे 400, लेकिन पैर दे कितने रखे 580। इसका मतलब वास्तव में पैर 580 थे, मेरी वजह से पैर कितने हो गए 400। तो मैंने कितने पैर काट लिए, यहाँ से देखो 180 पैर काट लिए, और मैंने प्रत्येक जानवर से कितने पैर काटे 2 पैर काटे थे प्रत्येक जानवर के जब 2 पैर काटे थे तो 90 आ गया। और 90 किन की संख्या आएगी, मैं पैर किसके काट रहा था कबूतर के या खरगोश के, देखिए कबूतर के तो ऑलरेडी 2 थे, तो मैंने काटे किसके खरगोश के, तो खरगोश के 2 पैर काटे, तो मैंने 180 पैर काटे, और जिसमें से प्रत्येक के 2 पैर काटे, तो इसका मतलब यहाँ से आ गया कि 90 खरगोशों के मैंने पैर काट दिए। इसका मतलब खरगोश कितने आ गए 4 पैर वाले कितने आ गए 90। अब 200 में से जब 4 पैर वाले 90 हैं तो फिर 2 पैर वाले कितने बचेंगे 110। देखिए दोनों तरीके से यहाँ समझा दिया, मिक्सचर एलिगेशन से भी बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग पर 6% तथा दूसरे भाग पर 5% ब्याज दिया जाता है। एक वर्ष का कुल ब्याज 85 रुपये है, तो 5% ब्याज दर पर कितने रुपए दिए गए, 5% की दर पर कितने रुपए दिए गए थे। चलिए पहले भाग पर कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है 6%, और दूसरे भाग पर कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है 5%। देखिए हमने किसी को 1500 रुपये दिए, 1500 रुपये दिए किस तरीके से, हो सकता है एक को 500 दिए हों, एक को 1000 दिए हों, हो सकता है एक को 750 दिए हों और दूसरे को भी 750 दिए हों। तो इसका मतलब हमें नहीं पता हमने किस रेशो में उन्हें बांटा, वही हमें यहाँ से निकालना है। तो हमें ये पता है कि पूरी साल में दोनों से ब्याज कितना मिला 85 रुपये। 1500 रुपये से हमें ब्याज कितना मिला, यानी कि दोनों ने मिलाकर हमें ब्याज के रूप में कुल 85 रुपये दिए, और कुल कितने रुपये पे मिले 85 रुपये ब्याज हमें 1500 पे मिला। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। यहाँ मैंने ऑन एन एवरेज ब्याज निकाल लिया कि औसतन कुल कितना ब्याज मुझे मिला। तो यहाँ पे ये आ गया 85/15। और सोल्व होता है तो और सोल्व कर लो, 5 से 15 और 5 से कितनी बार कट जाएगा 17 बार। तो यहाँ से कितना आ गया 17/3, 17/3% ऑन एन एवरेज मुझे ब्याज मिला है। अब इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख लूँगा और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख लूँगा, तो यहाँ से मुझे उस राशि का अनुपात पता चल जाएगा कि मैंने जो वो राशि बांटी है 1500 रुपये वो किस अनुपात में बांटे। चलिए तो देखिए किस तरीके से हम इसका डिफरेंस करेंगे उसे समझना ध्यान से कि किस तरीके से डिफरेंस करते हैं। तो 6 तिया 18, 18 और 17 का डिफरेंस 1/3। ऐसे ही 5 तिया 15, 15 और 17 का डिफरेंस कितना आ गया 2/3। समझ गए नहीं, मैंने नीचे वाले 3 की गुणा करी 6 में, और 6 तिया 18, 18 और 17 का डिफरेंस लिख लिया 1 बटे वाली वैल्यू 3। ऐसे ही 3 की गुणा करी 5 में, 5 तिया 15, 15 और 17 का डिफरेंस 2/3। अब इस 3 से ही 3 कैंसिल आउट हो गया, रेशो बन गया 2:1। इसका मतलब 2:1 के अनुपात में 1500 रुपये बांटे गए। अब वो या तो ये पूछेगा 6% पे कितने रुपए दिए, या फिर पूछेगा 5% पे कितने रुपए दिए। तो देखिए कुल कितने रुपए हैं 1500 रुपये। क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है 5% के लिए पूछा है, तो 5% वाला अनुपात कितना है 1। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके अनुपात से गुणा कर दो, बटे अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना बन रहा है 2 और 1 3। तो यहाँ से अभी से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15। इसका मतलब हमने राशि को किस रेशो में बांटा है 500 और 1000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने 6% पे कितने रुपए दिए 1000 रुपये, और 5% पे कितने रुपए दिए 500 रुपये दिए हैं। दोनों से हमें जो ब्याज मिला वो कितना मिला 85 रुपये मिला। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, और आपने अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। कुछ घंटे वह पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसके द्वारा साइकिल से कितनी दूरी तय की गई। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है जब आपको चाल दी गई हो
और आप रेशो निकालेंगे तो चाल दी गई हैं और अनुपात में अगर हम निकालते हैं तो अनुपात हमेशा दूरी का समय का निकलेगा। अनुपात किसका निकलेगा? हमेशा समय का। समझिए कैसे। देखिए, उसने 80 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में तय की, कुछ पैदल और कुछ साइकिल से। तो पैदल जो चाल है उसकी वो कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और साइकिल से जो उसकी चाल है वो कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल से चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से अब मैं उसकी औसतन चाल निकाल लूंगा। ऑन एन एवरेज चाल क्या निकली? औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल का। यानी साइकिल की और पैदल की दोनों की मिक्स कर दी जाए तो उसे बोला जाएगा औसत चाल। तो देखिए, कुल दूरी थी 80 किलोमीटर की और कुल समय लिया उसने 7 घंटे। तो यहाँ से ऑन एन एवरेज औसतन चाल उसकी कितनी आ गई? 80 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। डिफरेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ। आप डिफरेंस कैसे निकालोगे? 7 की गुणा करो 8 में, 8 सत्ते 56। 56 और 80 का डिफरेंस कितना हो गया? 24 बटे 7, ठीक है जी। अब ऐसे ही जब हम 16 की गुणा करेंगे 7 में तो 16 सत्ते 112, 112 और 80 कितना हो गया? 32, 32 बटे 7। अब हम इसे जब यहाँ रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 चौक 32 और 8 तिया 24। यहाँ अनुपात बन गया 4:3। अब यहाँ पे मेन बात जो समझने वाली है वो क्या है कि जब आपको चाल दी हुई है और आप रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा आपके पास जो अनुपात बनेगा वो होगा समय का। ध्यान देना है, अब अनुपात जो बनेगा वो किसका होगा? समय का होगा। ये चाल है और ये अनुपात चाल का नहीं बनेगा। तो चाल को जब भी हम अनुपात में कन्वर्ट करेंगे मिक्सचर एलिगेशन से तो हमेशा रेशो जो मिलेगा हमें वो हमारे समय का होगा। ये बात समझनी है। कुल 7 घंटे चला वो, कुल कितने घंटे चला? 7 घंटे। अब 7 घंटे को जब मैं 4:3 के अनुपात में बांटूंगा तो खुद देखो, ये भी 7 घंटे और ये 4 और 3 7 बन गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि पैदल तो वो चला 4 घंटे और साइकिल से कितना चला? वो 3 घंटे। यहाँ से दोनों निकल आए। देखिए, 7 को 4:3 में बांटेंगे तो किस तरीके से बांटेंगे? गुणा 4 बटे अनुपातिक योग 7 और 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि भाई वो पैदल कितना चला? 4 घंटे चला और साइकिल से कितना चला? 3 घंटे। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब आप चाल से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप पे जो रेशो आएगा ना, चाल से सोल्व करने के बाद जो आपके पास रेशो आएगा वो रेशो हमेशा समय का होगा। तो यहाँ से कितना पता चल गया? पैदल चला 4 घंटे और साइकिल से चला 3 घंटे। कुल कितने घंटे चला? 7 घंटे चला। अब उसने हमसे किसके लिए पूछा है? उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो बताइए साइकिल द्वारा कितनी दूरी चली गई। अब बताइए दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। उसने पूछा बताइए साइकिल से कितनी दूरी चला। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो मुझे पता साइकिल की चाल कितनी है? साइकिल की चाल है वाली 16 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से कितने समय चला? 3 घंटे। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल और समय दोनों रख दिए तो यहाँ से आंसर आ गया 48 किलोमीटर। तो यानी कुल 80 किलोमीटर की दूरी में कुल दूरी उसने कितनी चली है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुल दूरी उसने चली है 80 किलोमीटर की। तो 80 किलोमीटर की दूरी में 48 किलोमीटर की दूरी जो उसने चली है वो चली है साइकिल से। और अगर उसने पूछा होता पैदल कितना चला तो हम 80 में से 48 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा कि पैदल चला 32 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, टाइप 5th के कुछ ये टाइप 5th का जो थोड़ा लेंदी हो रहा है वो इसलिए इस वजह से क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं इसका हर क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, हर तरीके का जो भी एग्जाम में बनाया अभी तक, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक परीक्षा में 100 प्रश्न है, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त होते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि ए के प्राप्तांक 180 हैं तो उसने कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, क्वेश्चन तो आप पढ़ लेना, दोबारा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। तो हम अब देखिए इसे कैसे क्वेश्चन को करेंगे। 2 तरीके बताऊंगा इसके भी। एक पहले एलिगेशन चैप्टर चल रहा है तो एलिगेशन मेथड बताता हूँ, उसके बाद दूसरा हम किस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, एक परीक्षा में 100 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। तो काट लिया जाएगा इसलिए मैंने मतलब -1 लिख लिया। ठीक है, काटने की वजह से। अब वो कह रहा है उसका कुल प्राप्तांक 180 है। कुल जो अंक उसे मिले वो मिले 180 और कुल क्वेश्चन कितने थे? 100। तो यहाँ से मैंने निकाला औसतन ऑन एन एवरेज उसे कितने अंक मिले प्रत्येक प्रश्न पर। देखिए, कुल अंक कितने मिले? 180
180 अंक मिले और कितने प्रश्नों पर मिले, 100 प्रश्नों पर। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो आपको पता है 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ जाएगा 1.8। तो मैं कह सकता हूँ कि औसतन उसे 1.8 अंक मिला प्रति प्रश्न पर। औसतन कैसे निकालेंगे, कुल जितने अंक मिले और बटे में जितने प्रश्न उसने उसे परीक्षा में दिए गए थे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अंतर जब मैं करूंगा तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1.2, और जब मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो यही यहाँ भी प्लस अंतर ले लिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो दोनों अपोजिट साइन है तो इसलिए दोनों को जोड़ दिया, 1 और 1.8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2.8। अब दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर लो, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, अनुपात कितना आ गया 7:3। इसका मतलब क्या है, सही प्रश्न यही वाले थे और गलत प्रश्न ये वाले थे। तो इसका मतलब ये है कि यदि उसे कुल 10 प्रश्न दिए जाएँ करने को तो 7 सही करेगा और 3 गलत करेगा। अब कुल क्वेश्चन कितने हैं 100, कुल प्रश्न कितने दिए गए थे उसे करने के लिए 100 प्रश्न दिए गए थे। अब उसने देखिए सही पूछा है गलत, उसने पूछा है कि उसने कितने प्रश्न सही किए। तो देखिए सही वाले कौन से हैं ये, क्योंकि यहाँ से हमें अंक मिल रहे हैं तो इसका अनुपात कितना है 7 बटे अनुपातिक योग कितना हो गया 7 और 3 10। तो यहाँ से पता चल गया उसने सही प्रश्न कितने करे 70 और गलत कितने कर दिए 30। इसका मतलब उसने अगर गलत पूछे होते तो हम गुणा 3/10 कर लेते, सही पूछा है इसने 7/10 कर लिया। तो ये एक एलिगेशन मेथड है इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने का, और ये टाइप एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कि आप दूसरे किस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, बहुत आसान तरीका बताता हूँ, आप इसे ध्यान से समझना। देखिए एक बात बताइए आप खुद से कि यदि वो व्यक्ति एक प्रश्न गलत करेगा तो उसे नुकसान कितने अंकों का होगा। तो हो सकता है कि आप बोलें जी 1 अंक का। देखिए 1 अंक का नुकसान नहीं होगा, अगर वो एक प्रश्न गलत करेगा तो उसे नुकसान होगा 4 अंक का। कैसे, अगर वो एक प्रश्न गलत करता है तो 3 अंक जो उसे मिलते वो नहीं मिलेंगे और सही में से 1 काट लिया जाएगा। तो यदि वो व्यक्ति या जो भी परीक्षार्थी है वो एक प्रश्न गलत करता है तो उसे 4 अंकों का नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि सभी को सही कर देता हूँ। देखिए अगर 100 प्रश्न है और मैंने सभी को सही कर दिया, एक प्रश्न पे 3 अंक मिलते हैं तो कुल उसे अंक कितने मिलेंगे 300, यानी कि 3 अंक के हिसाब से अगर वो सभी प्रश्नों को सॉल्व कर देता तो उसे 300 अंक मिलते, लेकिन उसे अंक मिले कितने 180। तो यानी उसका नुकसान कितने अंकों का हुआ 120 अंकों का, 120 अंकों का नुकसान हुआ। और अभी मैंने अभी आपको समझाया कि अगर वो एक प्रश्न गलत करेगा तो उसे कितने अंकों का नुकसान होगा। कैसे पता चलेगा भाई, अगर वो एक प्रश्न गलत करता है तो 3 अंक जो उसे मिलते वो नहीं मिले और बल्कि उसके सही में से भी 1 अंक काट लिया गया। तो इस तरीके से यदि वो एक प्रश्न गलत करेगा तो उसके 4 अंकों का उसे नुकसान होगा। तो देखिए कुल 120 अंकों का नुकसान हुआ और एक प्रश्न पर कितने अंक का नुकसान होगा 4। तो मैंने 4 से सोल्व कर लिया, तो यहाँ से 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ जाएगा 30 अंक, यानी कि 30 अंक नहीं 30%। इसका मतलब उसने कुल कितने प्रश्न गलत कर दिए 30। तो 120 अंकों का नुकसान हुआ और एक प्रश्न पे 4 अंक का नुकसान होता है, तो कुल मिलाकर 30 प्रश्न उसने गलत करे। तो जब 100 प्रश्न में से 30 प्रश्न उसने गलत करे तो सही कितने हो गए 70। यही आपका आंसर होगा 70। ठीक है, उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान मेथड है ये वाला। कहने का मतलब है पहले सभी को सही मान लो, सही मानने के बाद जो अंक आए वो, और जो क्वेश्चन में अंक दिए गए उन दोनों का अंतर लिख लो। जैसे इनका 300 का 180 का अंतर कितना आ गया 120 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है एक प्रश्न के गलत होने पर कितने अंकों का नुकसान होगा। तो एक प्रश्न के गलत होने पर आपको नुकसान हो रहा है 4 अंकों का, क्योंकि 3 अंक तो वो जो आपको मिलते वो नहीं मिलेंगे और 1 अंक वो जो आपके सही में से काट लिया जाएगा। तो 120/4, इसका मतलब 30 प्रश्न उसने गलत कर दिए। क्योंकि एक प्रश्न पे 4 का नुकसान है तो 2 प्रश्न पे 8 का नुकसान हो जाएगा, 3 प्रश्न पे 12 का नुकसान हो जाएगा। उसी तरीके से 30 प्रश्न पे 120 अंकों का नुकसान होगा। तो 30 प्रश्न गलत करे तो सही कितने करे 70। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और मेरे हिसाब से टाइप 5 के यही क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है। अब बढ़ते हैं टाइप 6 की ओर। ठीक है, चलिए अब करते हैं टाइप 6 के कुछ क्वेश्चन। टाइप 6 देखिए, टाइप 5 तक मैंने जितनी चीज़ें आपको समझाई हैं। अगर आपके कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो में कमेंट्स में, हालांकि पूछते तो होने, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता हूं कि आप कमेंट्स में बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको समझ में आए मैं फिर से उस वीडियो के माध्यम से फिर से उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। ठीक है, चलिए टाइप 6 का जो क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन बोल रहा हूँ फिर से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। ठीक, अब इसका मतलब समझिए।
उसने बोला है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। अब ध्यान से समझिए, अगर हमने जितने में दूध खरीदा है हम उतने में ही बेच देंगे। क्रय मूल्य का मतलब क्या है कि जितने का खरीदा उतने का बेच रहे हैं। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है जितने का हमने मार्केट से लिया उतने का हम बेचने वाले हैं। तो अगर हम क्रय मूल्य पर ही बेचें तो हमें लाभ कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर हमें लाभ लेना है तो उतना ही हमें पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक। अब वो कह रहा 20% लाभ लेना है, तो मेरा मानना ये है कि 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/5। इसका मतलब कि यदि आपको 20% का लाभ लेना है तो 5 रुपये के दूध में 1 रुपये के लाभ लेना है। 5 रुपये के दूध पे 1 रुपये का लाभ लेना है। तो अनुपात कितना हो गया, 1:5। यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 5:1, और पानी और दूध का अनुपात हो गया 1:5। ये चलिए टाइप 6 के सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप 6 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 15% का लाभ हो। तो देखिए उसने कितने का लाभ बोल रहा है, 15% का। 15% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना आता होगा, नहीं आता तो बता देता हूँ। परसेंट हटा के 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो परसेंट हटा के 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/20। यानी 5 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 20 5 से कितनी बार, 20 बार डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यदि अल्कोहल 20 रुपये की है तो उसमें हमें 3 गुना पानी रखना पड़ेगा। 3 गुना का मतलब है 3 यूनिट के बराबर, अल्कोहल के 3 यूनिट के बराबर हमें पानी रखना पड़ेगा। और अनुपात क्या बन गया, अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना बन गया, 20:3, यानी 20:3। तो हमने 20 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी और 3 का प्रॉफिट ले लिया, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए अब आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, 20 रुपये, क्योंकि हमने 20 रुपये का ही तो अल्कोहल ली और प्रॉफिट हमें कितने का होगा, 3 रुपये का। तो 3 का प्रॉफिट 20 पे कितने का हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रॉफिट का मतलब होता है परसेंट, यानी 100 पर कितने का लाभ होगा, तो 20 5 5 या 15%। ये इसने क्वेश्चन में बोला था। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिंपल क्या कर सकते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर दो। जब हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो वही आ जाएगा अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए। देखिए कभी कभी हमसे क्वेश्चन में मिस्टेक कराने की वजह से वो ऐसा भी बोल सकता है कि आपका मिश्रण से अल्कोहल का अनुपात या मिश्रण से पानी का अनुपात। तो आपको ध्यान देना, अगर मिश्रण से अल्कोहल का अनुपात पूछा होता, तो मिश्रण से अल्कोहल का अनुपात पूछा होता तो हम कहते 20 अल्कोहल होगी, 3 पानी होगा, तो मिश्रण कितना होगा, 23। और मिश्रण से अल्कोहल का अनुपात पूछा होता तो 23:20 होता, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया, कभी एग्जाम में देखिए एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट कर देता है। तो वहाँ भी अगर आपने लैंग्वेज ठीक से पढ़ी है और जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में, जिससे कि आप एग्जाम को में क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन को गलत ना करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये समझ में आ गया होगा। टाइप 6 का ये क्वेश्चन जो हमने कराया, एक दूध वाला 20 लीटर दूध 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदता है और इसमें वह कितना पानी मिलाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से उसे 20% का लाभ हो। देखिए इसमें बस मात्रा पूछ ली है, वो कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाए। अब इसमें क्वांटिटी पूछ लिया उसने, अनुपात नहीं पूछा केवल। वो कह रहा है 20 लीटर, एक दूध वाला 20 लीटर दूध 15 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। इसमें वह कितना पानी मिलाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो, इसका मतलब क्या है कि 1/5, इसका मतलब 5 रुपये का दूध होना चाहिए और उसमें 1 रुपये के दूध के बराबर, यानी 1 रुपये के जो मूल्य का दूध होगा उसके बराबर उतना पानी मिला दे। तो मैं कहूँगा कि किस अनुपात में होना चाहिए, 1:5 में, यानी पानी कितना होना चाहिए 1 और दूध कितना होना चाहिए 5। तो उसे लाभ कितने का हो जाएगा, 20% का। अब उसने मुझे इसकी मात्रा दे दी, उसने बोलते हैं यदि दूध 20 लीटर तो पानी कितना होना चाहिए। देखिए इसकी मात्रा दे दी 20 लीटर कि ये 5 नहीं है, ये 20 है। तो हम देखेंगे कि 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया, 5 चौक 20, और हमें 1 यूनिट का मान चाहिए क्योंकि पानी हमने कितना मिलाया 1 यूनिट। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4। कि यदि तुमने इसका मतलब हो गया कि यदि आप दूध 20 लीटर ले रहे हो तो आपको पानी कितना लेना पड़ेगा, 4 लीटर। तो अगर आप 20 लीटर दूध के साथ 4 लीटर पानी मिक्स कर दोगे तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, 20%। मेरे हिसाब से टाइप 6 भी समझ में आ गया होगा। टाइप 6 के बेसिक क्वेश्चन हमने समझे, बहुत आसान क्वेश्चन थे जो हमने करे हैं। तो अब टाइप 7 की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चलिए, तो बात को बहुत ज़्यादा लेंदी ना करते, क्योंकि शुरू में ही हमारी आज काफ़ी बातें हो गई हैं, तो इस टाइम अब बातें नहीं करनी। सिंपल उस वीडियो को अंत करते हैं यहीं पर, और उसी के साथ बस आपसे यही कहूँगा कि अपने परिवार का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम्स की टेंशन लेकर कि एग्ज़ाम कब होंगे उस पढ़ाई को पेंडिंग मत करिए, पढ़ाई को हमेशा करते रहिए, जारी रखिए पढ़ाई को। एग्ज़ाम भी आपके जल्दी ही होने वाले हैं। जैसे ही आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा और दूसरी गवर्नमेंट बनेगी तभी आपके एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।